प्रिय पाठकों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ से एक विषय आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। अर्थात 19वीं शताब्दी के मध्य में औपनिवेशिक शासन के द्वारा, अर्थात कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक ऐसी नीति की चर्चा होनी होनी है आज, जिसे आप पूरी तरह से उनके स्वार्थपरक और कहा जाए एक निंदनीय और भारत विरोधी नीति के संदर्भ में देख सकते हैं। अर्थात आज हमारी चर्चा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को लेकर के है। तो लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से अपनी हड़प नीति के तहत भारत की रियासतों को अपने कब्जे में लिया, ये आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। जो कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हों, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को के लिए एक विशेष सामग्री पर्याप्त मात्रा में आप तक पहुंच जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। और यदि सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या यूं कहा जाए राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, इस पर परिचर्चा करें या फिर उस पर विश्लेषण करें, तो आप इस पर अपनी टिप्पणी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अपनी बातों को लिखने के पहले, अर्थात हड़प नीति की व्याख्या से पहले, इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातों का उल्लेख जरूरी है। तो आप लिखते हैं कि प्राचीन भारत में गोद लेने की जो प्रथा थी, विशेषकर हिंदुओं में, वो बहुत पहले से ही प्रचलित थी। और प्रचलित परंपरा के अनुसार दत्तक पुत्र को भी वे सारे अधिकार प्राप्त होते थे जो उनके अपने जैविक पुत्रों को प्राप्त होते थे। शासकों में भी यही कई परंपरा का कानून था। दत्तक पुत्र भी उनका उत्तराधिकार बन जाता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की इस परंपरा का तो सम्मान किया था, लेकिन कंपनी ने 1825 ईस्वी में इसी के तहत एक घोषणा भी की थी कि प्रत्येक शासक हिंदू कानून के अनुसार अपना उत्तराधिकारी चुनने को अधिकार रखता है, चाहे वह अपना बेटे का उत्तराधिकार बनाए या फिर अपने दत्तक पुत्र को। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात कंपनी ने अपनी नीति में बदलाव की घोषणा करते हुए 1831 ईस्वी में बंबई में घोषणा हुई कि सरकार परिस्थितियों के अनुसार उत्तराधिकारी चुनने के मामले में स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। असल में कंपनी की नीति कुल मिलाकर कही जाए तो ये साफ नहीं थी। कुछ मामलों में कंपनी ने इसे स्वीकार तो किया, और जबकि कुछ मामलों में बिना किसी कारण से इसे अस्वीकार भी कर दिया। जैसे मैं बात करूं कि 1827 ईस्वी में कंपनी ने दौलत राव सिंधिया की विधवा जो बैजाबाई थी, उसको यह अधिकार दिया कि वो अपने दत्तक पुत्र जानको जी को राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। जबकि झांसी की रानी के संदर्भ में 1835 ईस्वी में दामोदर राव, जो कि उनके दत्तक पुत्र थे, उनको उत्तराधिकारी घोषित करने के मामले में साफ साफ इनकार कर दिया। तो ये स्थिति 1848 से पहले की स्थिति थी। और जब लॉर्ड डलहौजी का आना हुआ, अर्थात 1848 से 1856 तक का कार्यकाल उनका रहा, तो अपने 8 वर्षीय शासन काल में दत्तक पुत्र के मामले में डलहौजी ने और जटिल कुछ कानून तय कर दिए। उसने भारत की रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। तो चलिए उन 3 रियासतों के 3 श्रेणियों की चर्चा करते हैं, जिसको डलहौजी ने अपने स्तर से नामांकित किया था। अर्थात पहली श्रेणी में वैसी रियासतें थीं जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश चार्टर के जरिए अस्तित्व में आई थी। दूसरी श्रेणी में ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटिश राज्य की सहयोगी थीं। और तीसरी श्रेणी में वैसी रियासतें थीं जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। तो यहां इसकी व्याख्या जरूरी है कि पहली श्रेणी के रियासतों में कौन कौन से रियासत आते थे या द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कौन आते थे। तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं कि पहली श्रेणी के संदर्भ में यह घोषणा की गई थी कि यदि रियासत का अपना कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो रियासत को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाएगा। और दूसरी श्रेणी की रियासत को अपना उत्तराधिकार चुनने के लिए गोद लेने की अनुमति कंपनी सरकार से लेनी होगी, और कंपनी इस संदर्भ में स्वतंत्र होगी कि चाहे तो वो उसे माने या ना माने।
तो इस श्रेणी के अंतर्गत जो रियासत आए थे उनमें अवध था, ग्वालियर था, नागपुर था। तीसरी श्रेणी की रियासतों में इस सिलसिले में उन्हें पूरी तरह से आजादी थी कि वे जिसे चाहे वो अपना उत्तराधिकार चुन लें या मनोनीत कर लें। तो इस श्रेणी की रियासतों में जयपुर था, उदयपुर था, सतारा था। तो मैं कह सकता हूं कि पहली श्रेणी की रियासतों को ब्रिटिश सेना में विलय करने की नीति को ही व्यापगत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं। और इस नीति का पहला शिकार 1848 ईस्वी में सतारा बना था। सतारा के राजा अप्पा साहेब, जो कि 1848 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका अपना कोई बेटा नहीं था, तो उसे स्वतः डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी ने अपने साथ मिला लिया। इसी तरह जैतपुर जो बुंदेलखंड में है उस और संबलपुर 1849 ईस्वी में इसके दूसरे शिकार बने थे। इस तरह बघाट 1885 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में और झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में इस सिद्धांत के शिकार बने थे। इसके बाद करौली जो राजस्थान में है वो भी डलहौजी के इस नीति का शिकार बना था। यह अलग बात थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस अपने प्रस्ताव के कारण ब्रिटिश राज के विरुद्ध असंतोष, यूं कहा जाए कि कारण इसे अलग कर दिया गया, यूं कहा जाए रद्द कर दिया। इस तरह अगर कुशासन के संदर्भ में भी डलहौजी के द्वारा हड़प के तहत या फिर अधिकृत जो क्षेत्र रियासत थे उनमें आप कह सकते हैं कि दुर्ग था, कछार क्षेत्र था, मणिपुर था, जैंतिया क्षेत्र थे, ये सब भी कुशासन के आधार पर डलहौजी के शासनकाल में अधिकृत कर दिए गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो अपने अव्यवहारिक और अनैतिक नीति के कारण ब्रिटिश राज के विरुद्ध कुल मिलाकर उस समय एक व्यापक असंतोष दिखाई देना शुरू हो गया था। और इसे इस तरह से देखा जाए, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उपयोगिता, नैतिकता और न्यायिक दृष्टि से ब्रिटिश की इस पॉलिसी को कतई उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि डलहौजी का मुख्य लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम विस्तार करना था। इसलिए उसके इस निंदनीय और घृणित साधनों के द्वारा उसने अपने साम्राज्य विस्तार का तरीका अपनाया और उसकी हड़प नीति को कहा जा सकता है कि पूर्णतः स्वास्थ्यपरक माना जाए और भारत विरोधी कहने में कोई कमी या कोई गलत नहीं माना जाए। तो इतनी सारी बातों को आप मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में दर्ज करा सकते हैं। तो आज मैंने लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के संदर्भ में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र होंगे उन्हें ये इसकी व्याख्या में वो संतोषजनक व्याख्या उन्हें मिल चुकी होगी। तो आप अपने नए वीडियोस के साथ, मैं अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित रहता हूं। अगले दिन जरूर मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। आपने सुना ध्यान से आपने मेरे वीडियोस को, आप मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ आप तक उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।